As much as Banaras is known for its pan, it is also known for the BHU, Banaras Hindu University. BHU, after JNU, was a university where the students are always opinionated for, or they are opinionated for everything under the sun, I should rather say. Now that we are here in UP on the Election Express of UP Elections 2022, I have been joined by a couple of BHU students, and they will be putting forward their points on the upcoming 2022 elections and what is it that they want this particular time. Thank you so much everyone for being here with us. Thank you. सबसे पहले तो कैसा माहौल है स्टूडेंट्स के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में आज इलेक्शंस? स्टार्ट विद यू। ठीक है, माहौल तो यहाँ पे ऐसा सच कुछ ऐसा रहता नहीं है जैसे जेएनयू की तरह ये यूनिवर्सिटी नहीं है। थोड़े बहुत जो डिस्प्यूट होते हैं यहाँ पे, वो सारे डिस्प्यूट आपके मैक्सिमम बाहर के लोग आके यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं और नाम यूनिवर्सिटी का बदनाम होता है उस जगह पे। राइट। यहाँ के स्टूडेंट ऐसा जितना टाइम ना उनके पास है ना वो करते हैं ये सब चीज़ें। जो भी करते हैं सब बाहर के इरेगुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपको न्यूज़ चैनल में सुनने के लिए मिलती है कि बीएचयू के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, वो मैक्सिमम अगर हो भी रहे हैं केस तो 90% केसेस बाहर के स्टूडेंट आके या बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे वो करते हैं। यहाँ ऐसा बनारस के स्टूडेंट इस तरह का काम बीएचयू के नहीं करते। राइट। बनारस में कैसा माहौल है इलेक्शंस को लेकर? इलेक्शंस को लेके काफ़ी गर्मा गर्मी है वैसे, और पोलराइजेशन भी काफ़ी हुआ है पहले से, खासकर इस गवर्नमेंट के आने के बाद कहीं ना कहीं। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया कहीं ना कहीं, तो वहीं पर आपका ज्ञान व्यापी मस्जिद भी है, तो उसको जिस तरीके से छुपाया गया कहीं ना कहीं तरीके से, और उसकी इम्पोर्टेंस को जिस तरह कम किया गया, वो काफ़ी क्लियर दिखता है। लोग असल में एक बार फ़ोटो खींचने गए तो हम लोग को फ़ोटो खींचने को भी अलाउ नहीं किया गया था। तो फील्स लाइक कि अच्छा नहीं चल रहा है उतना, मे बी फॉर अस, मतलब और थोड़ा सा चीज़ें और लिबरल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फील्स लिबरल, इफ यू कुड डिफाइन दैट अ लिटिल बिट। लिबरल मींस कि लिबरलिटी फॉर यू, आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, मे बी विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, और राइट, मे बी एज एन यंगस्टर आई फील सो। राइट। एज द काशी कॉरिडोर्स आर बीइंग बिल्ट, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि द हेरिटेज ऑफ वाराणसी, जैसे वाराणसी या बनारस की गलियां, that is something where foreigners or people like us who don't live here, we come here to see that, we take pictures over here. And now with the Kashi corridor being built, somewhere or the other it's been said that the heritage places or places that are, you know, that have an old story behind them that are being hid. So do you have a take on that as a youngster? Yes, for sure. Because your kids won't get to see that. Yes, obviously. Because कॉरिडोर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे गली तो होगी नहीं, एंड दैट इज़ द थिंग। लाइक कई सारे पुराने घर हैं जिनको लाइक दे आर एंटिक, दे आर लाइक मतलब कि लाइक है वो लोगों के ही, बट स्टिल अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप उनको देखेंगे जी। ठीक है, तो वो सारे डिस्ट्रक्शन तो हुए ही। कई सारे पुराने वहाँ के अगल बगल मकाने हैं वो भी डिस्ट्रक्ट हुए जो कॉरिडोर को बनाने को लेके। और जैसा कि बात ये है कि इस इलेक्शन में ये बातें तो होनी ही नहीं चाहिए, जैसे इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा माहौल ही चल रहा है कि आ गया ना मॉस्क, मंदिर, जबकि हम लोग स्टूडेंट हैं। और यही पोलराइजेशन है जो इस बारे में बात हो भी रही है, और हम भी इस बात को कह रहे हैं, यही पोलराइजेशन है। डेवलपमेंट पे बात कम हो रही है, एजुकेशन को लेके बात होनी चाहिए, बस बात यहाँ आएगी जिससे ये पता चल रहा है कि ये पोलराइजेशन का माहौल है। राइट। जैसे हम एजुकेशन पे आए हैं, मेरा सवाल आप सभी से है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को रोजगारी चाहिए या राम मंदिर चाहिए? This is the saying that went viral on Twitter. That's not something that we are saying, but it did go viral on Twitter. Okay, so what is your take on unemployment and Uttar Pradesh? हम लोगों को तो रोज़गार चाहिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, उसके लिए पढ़ते हैं ताकि हमको नौकरी मिले। इसके राम मंदिर से क्या होगा, मंदिर तो है ही हर जगह जी। और हमको रोज़गार चाहिए, जैसे कि वैकेंसीज चाहिए ताकि स्टूडेंट्स वो हो सकें, उनको नौकरी मिल सके। भगवान तभी आते हैं हमको लगता है जब पेट भरा होता है। अगर पेट खाली है तो भगवान मिलते नहीं है एक साथ, उनको ढूंढिए तब भी नहीं मिलेंगे। अब भगवान वही होता है जो पेट भर देता है, इसीलिए भिखारी लोग पैसा मांगते हैं और उनको सलाम दुआ करके चले भी जाते हैं। तो अगर मंदिर के हिसाब से लोगों का डेवलपमेंट होने लगे तो ये समझ लीजिए कि हम पीछे ही जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। अब वैसे कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मंदिर इज मोर इम्पोर्टेंट? पुट योर हैंड्स अप। कोई नहीं होगा, सबको नौकरी की जरूरत है। या मोर इम्पोर्टेंट देन ऐसा नहीं होता, बिना
स्टेबिलिटी के बगैर कुछ नहीं होता है। Right. स्टेबिलिटी आएगी तभी हम बात कर पाएंगे Sure. आगे। अगर आप स्टूडेंट के बीच में आई हैं और Only ये signify question- है। Just a second, we'll just give everyone a chance to एक और पॉइंट है मेरा कि अब जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि वो सीट्स इंक्रीज कर रहा है कॉलेजेस में, एजुकेशन को उसने बढ़ावा दिया है, मगर एजुकेशन मिल गई, डिग्री मिल गई, उसके आगे क्या, बच्चे क्या करेंगे? इसके लिए आपको फिर वैकेंसीज भी तो लानी चाहिए। राइट। तो ये मेरा एक और पॉइंट है जो शायद गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये आजकल एक शो चल रहा है बेसिकली शार्क टैंक इंडिया करके। हाँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू मे बी अवेयर ऑफ इट। तो बेसिकली इट्स नॉट, मतलब वैकेंसीज तो आ रही हैं लेकिन लिमिटेड है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप या शायद गवर्नमेंट फोकस भी करी है, यूपी गवर्नमेंट उस पर। तो मेरे हिसाब से उस पर फोकस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए इन फ्यूचर टाइम्स। कहीं ना कहीं वैकेंसीज वगैरह पे थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए। आई थिंक वैसा माहौल बने तो चीज़ें और अच्छी होंगी। we will be able to compete states like Maharashtra and other developed states and Gujarat and all, I feel. सरकार तो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है। How far has that gone? आत्मनिर्भर भारत, I think I don't think it have any substance, but yes, मतलब relatively देखें तो चीज़ें हुई हैं, but जिस तरह से इसका हाइप बनाया गया उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। मे बी हो, आई डोंट नो मतलब मच अबाउट इट, मतलब मुझे जितना पता है। एंड वन थिंग आई ऑल्सो पुट इट कि जो मैनिफेस्टो आया यूपी गवर्नमेंट का, उसमें आई थिंक एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। एक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, उसमें लव जिहाद को काफ़ी फोकस किया गया जो कि इरेलेवेंट है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से 6-7 पॉइंट्स थे जो मैंने देखे, तो उसमें लाइक बहुत वैसा कुछ बात नहीं। यूथ के बारे में, यूथ को लेके, यूथ के एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी की बात हुई है, बट उतना फोकस नहीं हुआ। बेसिकली वहाँ पे वही हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं वो लव जिहाद के थ्रू फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब जैसे यंगस्टर्स का हमेशा ट्विटर पे यंगस्टर्स ट्वीट अ लॉट दीस डेज। It was trending on Twitter, I think a month or 2 ago. I don't really remember the exact time, but it was trending on Twitter that you don't have freedom to speech with a lot of things that were happening at that particular point of time. 2021 has seen a lot. Or students came up saying, youngsters came up saying that we don't have the right to speak. If we try to open our mouths, we get threatened, or we are threatened. Do you have a take on that? Do you have a take on freedom to speech? सर, मैम शिक्षा हमेशा सवालों को खड़ा करती है, और शिक्षा में और जब तक शिक्षा संस्थान लगातार गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, शिक्षा संस्थानों पर हमला कर रही है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, राइट, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं वो बड़े जाके प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? जब और किसी भी देश का विकास एक उसके हायर क्लास से नहीं जोड़ा जाता है, उसके लोअर क्लास से जोड़ा जाता है कि लोअर क्लास कितना डेवलप कर रहे हैं। उस हिसाब से वो पैरामीटर डिसाइड करता है कि देश कितना आगे जा रहा है, कितना विकास कर रहा है। तो जब प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर देंगे गवर्नमेंट, तो गरीब तबका का आदमी, बच्चे उस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरा होता है वो, तो वहाँ पर कैसे होगा? तो कैसे यूथ जो ग्राउंड लेवल का यूथ है वो कहाँ उस पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन कैसे ले पाएगा वो, और कैसे देश आगे बढ़ पाएगा? अगर हमारा गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट हर रिलीजियस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, ETC कि ऐसे, जैसे कल वाला जो मैटर आया कि कहीं भी कोई भी हिंदू मुस्लिम का मैटर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जैसे अभी इलेक्शन का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम आते ही उनको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है, जबकि मुद्दा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए, तो वो मुद्दा पूरा डेविएट कर दिया जाता है और एकदम रिलीजियस माहौल, जो सांप्रदायिकता माहौल का पूरी तरह वो क्रिएट कर दिया जाता है एनवायरनमेंट। तो ऐसा, ये चीज़ें गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि कोई एक गवर्नमेंट, ये हर एक गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा होता है, तो इसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए। और ये चीज़ें, सवाल हमेशा शिक्षा जो शिक्षित लोग हैं वो हमेशा सवाल खड़े करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थानों पर हमला कर रही है, और हमको इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि, और
आवाज खड़े करना चाहिए। ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है हर किसी का कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलना है कि, और वही चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्टूडेंट से छीना जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ पूरा उसको एनवायरनमेंट किया जाए कि कोई स्टूडेंट अगर आवाज़ उठाता है तो उसको पूरा अर्बन नक्सली उनको बोला जाता है, अगर किसान होता है तो उनको तालिबान खालिस्तानी बोला जाता है। तो कहीं हर कैटेगरी को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, कोई नाम दे दिया है, तो कौन आवाज़ उठाए, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है। एक डर का माहौल कर दिया है कि कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको एंटी नेशनल कर दिया जाएगा। ये चीज़ें, और इसको कहीं ना कहीं इसको हर चीज़ को धर्म से लेकर जोड़ा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लूपहोल्स है हमारे देश के लिए। और ये कहीं ना कहीं पूरा जो इलेक्शन होता है वो एकदम डेवलपमेंट, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट इज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा बोला आपने सर। जैसे अभी मैम कर्नाटक में हूँ, लोग सैफरान का गमछा लपेटे और कुछ बुर्का। अब बताइए कि ये चीजें कॉलेज लेवल पे आ गई हैं, स्कूल लेवल पे आ गई, कॉलेज लेवल पे भी नहीं है, स्कूल लेवल पे आ गई हैं। तो ये आगे चल के कितना खतरनाक होने वाला है हमारे देश के लिए, इसका अनुमान यहीं से लगाया जा सकता है। वो बच्चे जो, हमको नहीं लगता कि अभी धर्म के बारे में ABCD भी जानते होंगे, वो सैफरान का, और वो ऐसा मतलब हिजाब तो बहुत पुरानों से चला रहा है। कई मतलब कि कोर्ट में उनके वर्डिक्ट आ चुके हैं, बताया जा चुका है कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, कई और देशों में हिजाब का अच्छा मतलब काफ़ी उसका रूल है, उन्होंने क्यों पहनने के लिए बोला है, ये सब उन्होंने बताया है। अब उसके सामने 10 दिन पहले एक सैफरान का मतलब कि गमछा लपेट के उनको क्रिटिसाइज किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और स्कूल लेवल पे तो नहीं होना चाहिए, जहाँ सब लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। जब कई समय से ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप अचानक से एक दिन खड़े हुए और बोलिए कि हमारा धर्म इसके आगे होना चाहिए और आप सब इसके पीछे जाइए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम सब एक सुसाइड बम की तरह किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अक्सर जब चुनाव होता है तब उभर के आता है। 5 साल तक ऐसे शांत रहेगा, कभी भी देखिए अभी 5 साल, पिछले 5 साल में देखिए कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। चुनाव आया हुआ है, बिहार में भी आया हुआ था, तो वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का खूब हवा उड़ा था। अब यहाँ पर आया है, फिर हिंदू मुस्लिम का हवा उड़ा है, और फिर ये सब गायब हो जाएंगे। अभी कुछ दिन बाद फिर सब गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल बाद फिर आएंगे। इनको मुफ्त की रोटियां, धर्म की रोटियां तोड़ने को मिल रही हैं। पीछे हम ही हैं, डरते हम ही हैं। सड़क पे जाएंगे तो हमको ही डर लगा रहेगा कौन हमें मार देगा, और कोई हमें मारेगा तो मैं ये भी डर की वजह से कहीं अगर जाऊंगा कि वो मेरा कंप्लेन लिखेगा कि नहीं लिखेगा। बिल्कुल। वेरी रिसेंटली एक सॉन्ग यूट्यूब पे और टिकटॉक पे वायरल हुआ था। द सिंगर सेड यूपी में काबा, व्हाट इज देयर इन यूपी, और उसमें दोनों चीज़ें कॉन्ट्ररी दिखाई गई थी कि इफ देयर इज दिस देन देयर इज आल्सो दिस, सो व्हाट इज द रियलिटी? फॉर एग्जांपल, इफ द राम टेम्पल इज बीइंग बिल्ट, देयर इज आल्सो करप्शन इन द टेम्पल लैंड्स, राइट? सो डू यू गाइज हैव अ टेक ऑन इट? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू हैव अ से। यूपी में काबा में तो उसमें सारी रियलिटी बताया गया है कि मतलब क्या क्या नहीं है, क्या क्या हो रहा है। उन्होंने मतलब कि गायन के माध्यम से, उन्होंने सॉन्ग के माध्यम से सारी चीज़ें बताएंगे। क्या हाथरस का जैसा केस हुआ था, लड़की के साथ कितना गलत हुआ, रात में जला दिया गया, वो सारी चीज़ों को उसमें बताया गया। ये छात्रों पे लाठियाँ चार्ज की गई, अभी इलाहाबाद में आपने देखा कैसे छात्रों को मारा गया। ये सारी चीज़ें गलत हैं। छात्रों को कम से कम बोलने की आज़ादी होना चाहिए, उनको न्यूज़ चैनल्स को दिखाना चाहिए कि छात्र क्यों रोड पे आ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी के लिए आपने धांधली क्यों की, वो सब चीज़ों को करना चाहिए। पेपर आउट हो जाता है, फिर छात्र आते हैं तो कितने सालों में बाद उनका रिजल्ट आता है। एक बार एग्जाम हो जाता है, पता चला कि 4-4 साल तक उनका रिजल्ट नहीं आता है। ये बात तो है मैम कि जैसे कि अभी भी 5 साल में कोई एक ऐसा भी एग्जाम हमारा ऐसा नहीं गया है जिसका पेपर आउट ना हुआ हो। 100 नंबर में से मेरिट 98, 92, 93 ऐसे मेरिट जाती है। और पढ़ना भी ऐसा लगता है कि वो लड़के जो है ना वो मशीन बन के आए हुए हैं जो इतने नंबर लाते हैं। हम सब भी पढ़ते हैं, पर 92, 93 मेरिट जा रही है, ये बहुत ज़्यादा है। कितना भी आप मेहनत कर लीजिए और उसके बाद आप नेगेटिव मार्किंग सब 92 लाइए। इसके पहले जो वीडियो की मतलब जो भी वैकेंसी आती थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, हमारे माननीय योगी जी, उन्होंने लाया था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन उसके बाद भी मेरिट बहुत गई जी।
तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, देखने को मिलती हैं, हम सब समझते हैं। हम सबको ये भी पता है कि वो क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों उनको मतलब हमारा ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है, हमको पता है। पर हम इनके बहकावे में कतई नहीं आने वाले हैं। हमारा जहाँ फोकस है, हमारा फोकस पहले से भी वहीं था, अभी भी वहीं है और जाएगा भी वहीं। राइट। अगर कोई और आएगा हमारा सहायता करेगा, हमको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, तो हम उधर चले जाएंगे। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कैसा भी गवर्नमेंट होगा, अगर हेल्प करेगा आगे जाने के लिए, हमको कुछ अच्छा दिखेगा। जैसे दिल्ली में हमें अच्छा दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ करा हमारे एजुकेशन के लिए। उसने सरकारी को ऐसा मतलब उसके स्कूल को ऐसा बना दिया है कि वहाँ अच्छे अच्छे लोग पढ़ने के लिए परेशान हैं। अगर मुझे भी कुछ ऐसा मिलेगा तो हम सब भी उधर ही जाएंगे। और जैसे अखिलेश ने बोला है कि उनके अभी उसमें घोषणा पत्र में आया, उन्होंने पैसा देंगे कि पढ़ने वाले लोगों को पैसा देंगे, इनको 10,000 उनको 5,000। ये सब करने की बजाय ना उनको बोलना चाहिए कि जो हमारी प्राथमिक कॉलेजेस स्कूल्स हैं जो क्लास 8 तक हैं, उसको हम बिल्डअप करेंगे। 5-6 गाँव से उसको जोड़कर एक ऐसा तैयार करेंगे जहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। क्यों हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी? अगर आप अच्छा स्कूल हमारे लिए तैयार कर देंगे तो आप पैसा दे के हमें लुभा रहे हैं। वो अखिलेश भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि कंपेयर अगर करूंगा ना तो वो अच्छे निकल के आएंगे। लेकिन बता रहा हूँ कि तुम पैसे देकर क्यों लुभा रहे हो हमें? पैसे देकर ना लुभाना। आप बताओ कि मैं एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा स्कूल के लिए कि 5 साल में वहाँ इतने गांव के बच्चे इतने अच्छे से एजुकेशन लेंगे, इतने कम पैसे में, और सारी सुविधा रहेगी। हम उनको भी आगे बढ़ने देंगे। ये योगी जी बोल दें तो उनको भी आगे बढ़ने देंगे। राइट। वन क्वेश्चन, योगी जी का भी नाम आया है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाथरस गैंग रेप केस आल्सो। 2 लड़कियां हैं हमारे साथ, बोथ ऑफ देम फ्रॉम BHU। My question to both of you is that ऐसा कहा जा रहा है, या फिर according to the survey that the government, central government did, it's being said that योगी जी के आने के बाद यूपी में क्राइम रेट कम हो गया है। Do you feel safe in the state? लड़कियां ही बताएंगी, प्लीज बताइए। Do you feel safe? सेफ्टी की बात है मैम, तो ऐसा नहीं है कि योगी जी के आने के बाद सेफ्टी, हाँ क्राइम रेट ऑब्वियसली कम हुआ होगा, बट जितनी सेफ्टी हमें मिलनी चाहिए वो तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज भी रात में 2 बजे हम चाहें तो हम बाहर निकल जाएं, नहीं, हम डरते हैं। Right. हम डरते हैं कि आज भी लोग घूम रहे हैं, अगर किसी ने कुछ कर ही दिया तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे। तो वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये भी बोलते हैं, और वो सेफ्टी की भी बात करते हैं। तो ये दोनों नहीं चलेगा। अगर हाथरस केस की आप बात करें तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मतलब कोई कंक्लूजन निकला? निर्भया केस हुआ, इतने साल चला, कितने साल बाद जस्टिस मिला, लेकिन उस जस्टिस का क्या, वो लड़की बची। उस जस्टिस का लेकर आप क्या करेंगे जब वो लड़की नहीं, वो इंसान नहीं, वो इंसान जो जिन्होंने क्राइम किया वो छूट गए, क्या मतलब है उसका? तो ऐसे सेफ्टी की बात ना करें। Right. Okay, now my last and very important question to make this a lot more casual. मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये सवाल का जवाब दें। We'll start with you. अगर मोदी जी, आई होप मोदी जी हमारा ये शो देखे मे बी, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे इन 1 लाइन? और आप डायरेक्टली बोलिएगा, मोदी जी का नाम लेके, मोदी जी दिस इज फॉर यू। देखिए, मोदी जी से बस यही कहना है, आप बताइए मोदी जी, टेक हिज नेम। हमको सिर्फ एजुकेशन में बात करना है, पढ़ाई से लिटरेचर चाहिए, नौकरी चाहिए, सबको जॉब चाहिए, अच्छा खासा, मतलब कि जो मतलब कमियां अभी तक हम लोग पढ़ाई लिखाई में, उसको दूर करें। हमें कुछ नहीं चाहिए बस। I would like to give a message, opinion to मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मोदी जी को 2 चीज़ पे फोकस करना चाहिए, एक हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन में जब से इनकी सरकार आई है तब से GDP का शेयर जो है एजुकेशन के लिए वो घटा है, डेटा है, तो वो बढ़ना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो आने वाली है उसको ये इम्प्लीमेंट कर पाएँ होपफुली। बस एजुकेशन और हेल्थ पे हम फोकस करना चाहेंगे। Right. 2 चीज़। एजुकेशन हेल्थ पे ही बात होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में अच्छे से काम होना चाहिए ताकि सारे मरीजों को इलाज मिल सके। जैसे कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई, उन्हें पहले से ध्यान देना चाहिए सारी चीज़ों को, कि ताकि हॉस्पिटल बड़े से बड़े हॉस्पिटल बनाएं ताकि लोग इलाज पा सकें, लोगों की जान न जाए। एजुकेशन में काम करना चाहिए। प्राइमरी स्तर से जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि लोग प्राइवेट एडमिशन न लें। ये सारी चीज़ों को फार्मर्स को भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो लोग उनको अच्छे से, वो लोग खेती को बढ़ावा देना चाहिए, उनको पैसे मिल सके, उनका उचित मूल्य मिल सके, जो इसी सब चीज़ों के बारे में।
मेरी तो मोदी जी से बहुत मतलब ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें उनको पूछनी चाहिए अपने अच्छे लोगों पूछ से। लीजिए आज, टेक दिस एज अ कि प्लेटफॉर्म। जैसे वो जब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति के नाम अभिभाषण दिया था संसद में, तो सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया, किसी भी Right. रिलेवेंट क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। जब उनसे कोई चीज़ पूछा जाता है तो उनका एक मतलब सरकार में एक ये है कि उनके पास सारा डाटा होना चाहिए कि कितने लोग पलायन किए, कितने लोग रास्ते में ख़त्म हो गए, कौन ढकेला उनको कि भाई आप स्टेशन से नहीं, आप बस से जाइए, आप ट्रेन से जाइए। ये बात अगर आप सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एक राज्य मंत्री अगर ये बोल रहा है कि आप बस से जाइए और आप मना नहीं कर पा रहे हैं तो गलती किसकी है। जब पापा हमारे हमको घर से अगर निकालें, अगर हमारे दादा हमको ना माने तो दादा की गलती है, पापा की गलती नहीं है। दादा अगर बैठे हैं वहाँ पर तो दादा की गलती है वो। तो ऐसे हमारे वो सर्वे सर्वा हैं तो उनको बोलना चाहिए। और हम जानते नहीं हैं क्या कि जब सारी बसें 700 बसें कांग्रेस ने अवेलेबल कराई योगी जी को, क्यों आपने नहीं लिया? क्या जरूरत थी? आपने मना क्यों कर दिया भाई? क्योंकि वो कांग्रेस की बसें थी, आदमी कांग्रेस के थे, वो देश के नहीं थे, इंडिया के नहीं थे वो। ये बहुत गलत बात है। मोदी जी को एक चीज ये करना चाहिए कि वो किसी भी अच्छी जवाब का, जो भी क्वेश्चन अच्छा पुटअप किया जाता है उनके लिए, तो उसको वो गोल से घुमाने की बजाय या कांग्रेस के ऊपर डालने की बजाय वो उसका अच्छा सा आंसर दें। सब लोग अच्छा समझते हैं और अच्छे भी हैं भी, उनको इसका जवाब अच्छे से देना चाहिए। और हम सब भी समझते हैं कि क्या चीज़ घूम के आई है और क्या चीज़ डायरेक्ट आई है। Right. और डाटा हम सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, सब अपना खंगाल लेते हैं कि भाई कौन कब आया था। काशी आने के बाद कबीर दास और तुलसीदास साथ में नहीं बैठे थे, उनका अपना अपना अलग समय था। मोदी जी जो बोल के गए वो भी गलत था। सब लोग ने अपना रिसर्च किया, अपना समझा। तो ये सब बात उनका ये गलत लगता है कि वो अपने मन से आते हैं। जैसे उन्होंने ही बोला था कि भाई 20 मार्च से लॉकडाउन, 22 मार्च से लॉकडाउन, फुल्ली लॉकडाउन, और बोल दिया। अब कांग्रेस वाले ढकेल रहे थे उन्हें और अदर। तो ये गलत बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर है सारा ये सारी चीजें। ऐड करना चाहेंगे कि यूपी में गवर्नमेंट ने एक आंसर दिया था, जो कि अपोजिशन से क्वेश्चन आया था कि यूपी में कितनी डेथ हुई थी ऑक्सीजन की कमी से, और उन्होंने बोला था कि एक भी डेथ नहीं हुई थी। Right. अब आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है ये आंसर, बट सब जानते हैं क्या ट्रूथ था। Right. अगर लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई है, तो मेरे पास रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्ड कितने ऑक्सीजन की 50 डेथ तो मुझे काउंट है हाथ पे कि 50 डेथ यूपी केवल ऑक्सीजन की कमी से हुई है। मैं घर पे गया था, मेरा एक फ्रेंड था, उसके पापा का सैचुरेशन 75 था। Right. हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। हम लोग अपने बेचू की मेडिकल से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं से लिंक रहता है। हम लोगों ने कुछ नहीं तो 60 से 70 ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराए हैं, और उसमें कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के बाद डेथ हो गई। हमारे यहाँ सीनियर थे हमारे मेडिकल के ही सॉरी, उनको बेड की ज़रूरत थी, उनको बेड नहीं अवेलेबल हो रहा था, और डॉक्टर को बेड अवेलेबल नहीं हो रहा था। लोग अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ें की बात हो रही है मेनली। तो जो हेल्थ की बात है, जितने हेल्थ में बैठे हुए हैं, अभी रिसेंट में 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मैं मेडिकल काउंसलिंग कराने गया। उस मेडिकल कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में उसका काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ के जो काउंसलर बैठे हुए हैं, इवन वो डॉक्टर ही हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ के CMO होंगे या जो भी हो, उनका कहना था कि तुम इस मेडिकल कॉलेज इसमें एडमिशन क्यों ले रहे हो, तुम दूसरी जगह लो। इवन 15 लाख में उस लड़के की रैंक अगर 16,000 आ रही है, 15 लाख स्टूडेंट में उस लड़के की रैंक 16,000 थी, उसको एडमिशन कराने इतने रैंक पे दिया जा रहा है। और वो वहाँ ये रीज़न क्यों बोले कि तुम इस मेडिकल को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस लगभग पर ईयर की 20 लाख रुपए पड़ती है, गवर्नमेंट की लगभग 50,000 रुपये पड़ती है। कोई भी स्टेट हो, किसी स्टेट में 20,000 है, किसी में 14,000 है, एम्स ऑन एन एवरेज 50,000 पर ईयर फीस लगती है मेडिकल कॉलेज की। उस मेडिकल कॉलेज का काउंसलर ये बोल रहा है उस स्टूडेंट से कि तुम ये मेडिकल कॉलेज क्यों ले रहे हो। तो या तो गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज खोला है, उस मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से, गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज ओपन किया है, उस मेडिकल कॉलेज में पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तभी ये बातें आ रही हैं। आप इधर एजुकेट करते जा रहे हो, वो ठीक है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने एजुकेट कर दिया आपको तो गवर्नमेंट जॉब ही दे। एजुकेशन का मतलब ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ, चूँकि अगर हम लड़कों की बात करें और स्टूडेंट की बात करें, हर स्टूडेंट, यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, सबकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक नहीं है, Right. सबकी अलग होगी। हर एक जगह से आए होंगे, कोई हो सकता है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हो, कोई हो सकता है शुरू से केवी में पढ़ा हो, या कोई यहाँ सनबीम में पढ़ा हो। मतलब
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा हो, लेकिन अगर जैसे धनराज ने एक बात कही कि अगर आप छोटे तबके के लोगों का विकास नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट की बात करने के लायक नहीं है। राइट, वेरी ट्रू। अगर आप छोटे तबके लोगों के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई लड़का बाय द वे रिक्शा चलाने वाला लड़का है, बनारस का ही किसी रिक्शा चलाने वाले का लड़का है, उसका अगर BHU में एडमिशन हो भी जाता, पिछले 2 साल में इन्होंने 3 गुने फीस बढ़ी कर दी। BHU 3 टाइम फीस बढ़ा दी। कितनी फीस है अभी? अभी जैसे हमने जब मेडिकल की फीस वैसे यहाँ शायद सबसे ज्यादा होती है IIT के बाद, हमारी जब एडमिशन हुआ था तो 14,884 रुपए लगे थे। अभी उसी एडमिशन का शायद 29,000 रुपये लग रहा है, 30,000 पेमेंट लग रहा है। इवन अगर आप IITs की बात करें, अगर रिक्शा चलाने वाला कोई लड़का IIT में एडमिशन लेता है तो 2.5 लाख रुपए पैसे वो कहाँ से जमा करेगा? वो 3 साल हो गया या 2 साल हो गया जो भी है, तो वो अगर रिक्शा चलाने वाले लड़के का एडमिशन हो जाता है, हमारे यहाँ इवन बच्चे ऐसे हैं, मैं मतलब BDS फैकल्टी से हूँ, तो मेरे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो गया है मेडिकल में, उनके पास 3 लाख रुपए यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका होने के बाद भी वो 3 लाख रुपए नहीं जमा कर सकते, तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ओह गॉड, ओके। बॉन्ड है 3 लाख का। खैर बॉन्ड है तो वो एक चीज़ है, वो रिलेवेंट है बॉन्ड है, बट आपने इतनी ज़्यादा फीस कर रखी है उसकी। अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड उनके लिए रखिए ना जो देने के अफोर्डेबल है। राइट। अगर वो लड़का काबिलियत रखता है दूसरे जगह हायर जगह एडमिशन लेने की, तो अगर गवर्नमेंट इसीलिए है ना उसकी हेल्प करे। गवर्नमेंट अगर उस चीज़ में हेल्प नहीं कर रही तो फिर किस लिए गवर्नमेंट? राइट, ट्रू। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 70 से 80 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी पिछले 5 साल में यूपी गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिली है। आखिर इतनी वैकेंसियाँ गई कहाँ? एक फ्रेंड था मेरा, भी हम लोग ऐसे ही मजाक में बैठ के बात कर रहे थे, उसने बोला कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं 3 साल से उसका फॉर्म ही नहीं आया। जब से वो तैयारी करने गया उसका फॉर्म ही नहीं आया 3 साल से। तो फिर प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है? ट्रू। गार्जियन यही करता है कि गार्जियन आपको पढ़ाया लिखाया इसलिए ताकि आप उनका आश्रय बने बाद में चल के। ऑफ कोर्स, या। वो कब तक एक एज हो जाता है किसी का 60-65 के ईयर के एज के बाद, गार्जियन कितनी मेहनत करेगा अपने बच्चे के लिए? बाद में होता क्या है कि बच्चे और गार्जियन के बीच में बहस होती है, जबकि उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ट्रू। फैक्ट यही है ना, गवर्नमेंट आप रूल कर रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग रूल करिए ना, ताकि हर तबका आपसे खुश रहे। बस यही है बात। राइट। और एक तो हमारा एक कहना है कि बस इसमें एक चीज़ मिसिंग थी कि हृदय जी ने बोला है कि अगर हम एजुकेशन ले लें तो ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट मतलब नौकरी दे। नौकरी गवर्नमेंट को ही देना है, हम अपने से नौकरी नहीं बना सकते गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जरूर हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर नहीं, मैं पूरा बोल देता हूँ। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, अगर वैकेंसी आप नहीं देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? प्राइवेट जॉब लेंगे। प्राइवेट जॉब जब जाएंगे तो जितना हम अपना इनपुट किए हैं पहले तो वो निकालने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली बोझ किस पे आने वाला है? फिर से सराउंडिंग में वो आदमी आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम उनसे लेंगे क्योंकि हमारा भी तो गया है। हम रहेंगे कैसे अगर हम जो दे दिया हूँ उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करूँगा? तो ये होना चाहिए कि जितने लोग एटलीस्ट जो भी मतलब स्टेट से उनके पास डाटा है कि स्टेट से इतने अगर BDS फैकल्टी MBBS वाले निकल रहे हैं तो हमारे पास इतनी वैकेंसीज होनी चाहिए कि जो हर साल निकले, ताकि वो लोग इसके साथ में जुड़ते चले जाएं, आपका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए और जो लोग करना चाहते हैं उनके पास भी पैसा आ जाएगा तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है, वैकेंसी होनी चाहिए, वैकेंसी रुकनी नहीं चाहिए। और जो कि इन्होंने बाकायदा उसको ब्लॉक करके रखा है, ये बहुत गड़बड़ है। इस गवर्नमेंट में ये चीज़ देखने को मिली है। One last point, yeah, sure. Yeah, okay. No, okay. 3 of you say no problem. मैं एक बात और मुझे अभी अचानक से I'll just याद take आई some place to sit. कि जैसे कि कोई भी या कैबिनेट मिनिस्टर हो गया या योगी जी आते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी आते हैं, ये जो लंका के सामने अक्सर रात को हम लोग जाते हैं चाय पीने के लिए, उनके आने के एक दिन पहले उनका पूरा जो भी तबेला रहता है या जो गुमती का बना के रखे हैं वो सारी गुमतियाँ उजाड़ दी जाती हैं। चाय वाले अगर वो उनके पास उतना रहता तो उनको चाय की दुकान करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो चाय की दुकान के लिए वो अपना उठा के वहाँ रख रहे हैं तो अगर वो क्यों उखाड़ा जाता है? उसे इसलिए हटाया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को दिखे गवर्नमेंट भी यहीं से बन के गई है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जो चीज़ें जिस टाइम पे अभी फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट ने ये चीज़ें नहीं फेस किया, वो उनको पता है, उसके बाद भी उस चीज़ों को हटाने की ज़रूरत क्या है? ठेले वाले का सब्जी हटा दिया जा रहा है, वो वहाँ पे 5 दिन तक वो नहीं कर रहा, जबकि उसका काम क्या है? डेली का कमाना, डेली कुआं खोदना है और डेली उस कुएं से पानी निकालना, उसी पानी का यूज़ करना है। और ये लगभग
हर महीने में जब भी गवर्नमेंट आने वाली होती है या गवर्नमेंट का अगर जैसे ये नरेंद्र मोदी का संसदीय एरिया है तो उनका बार बार किसी ना किसी का आना विजिट रहता है। जी। जहाँ पे जितने यहाँ पे वेंडर्स है जो भी हो गए या इवन जो रात को चाय की दुकान खोल रहा है उनका डेली हटा दिया जा रहा है। ये कौन सी चीज़ है? ये हटाने की कोई बात हो गई उनकी? अगर हम उनका हटा रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगले दिन वहाँ स्टेबल करें। और हटा ही क्यों रहा है? किसको दिखाने के लिए हटा रहा है? उस गवर्नमेंट को हटाने के लिए दिखा रहा है जो यहीं से बन के गई, उसे नहीं पता है कि यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। अगर वो चीज़ें यहाँ रहती है तो उस चीज़ को उनको बखूबी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से चीज़ें हटाई गई हैं। जब यूनिट पूरी तैयार होती है कि इनको यहाँ जाना यहाँ जाना, वो पूरा कॉरिडोर साफ किया जाता है तो उसमें वो साफ क्यों किया जा रहा है? ये चीज़ें ना की जाए। आप जितना जगह है उसी जगह में रहिए, उतने जगह में जाइए, उतने जगह में जाइए। दूसरी एक बात यूनिवर्सिटी की मैं कहूँगा, अगर आप ये चीज़ें देखते होंगे अक्सर, अभी आए होंगे तो शायद वीसी हाउस के सामने थोड़ा सा स्ट्राइक हो रखा है। जी। तो उसकी नौबत क्यों आ रही है हमें? मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो जो हमारा वाइस चांसलर बैठा हुआ है या जिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, अगर वो डायरेक्टर बना है इसलिए ताकि वो सारे स्टूडेंट की, या वाइस चांसलर बना है स्टूडेंट की बातों को वो सुने, स्टूडेंट को बातों को वो डिनाई करता है, इस कारण से हमें स्ट्राइक करने के लिए उतरना पड़ता है जो भी कर रहा है। तो वो चीज़ें इवन मेरे डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ें हो रही हैं। हर जगह हमें कोई अपनी बातें रखनी होती है तो कह देता है कि हमें नहीं मिलना। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि कोई भी आप हायर अथॉरिटी पे बैठाएगा, इसीलिए आपको पोस्ट दिया गया डायरेक्टर का, वीसी का, रेक्टर का, या जो भी पोस्ट दिया गया स्टूडेंट एडवाइजर का, डीन का, इसलिए दिया गया है ताकि हमारी बातों को रखी जाए। ये अपने पावर में आने के बाद ये इनको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, बाकी किसी कोई मतलब नहीं। इनको ये भी इवन अगर स्टूडेंट अपने पे आ जाए ना तो इनकी कुर्सी छिन जाएगी। माइक करीब रख के बोलिए सेम बात फिर से। अब ये थोड़ी दोबारा रिपीट होगा यार। लास्ट लाइन फिर से बोलिए। हाँ, अगर स्टूडेंट अपने पे आ जाए तो जितने भी हायर अथॉरिटी रखी गई है, यहाँ बैठी गई, डीन हो गया, डायरेक्टर हो गया, स्टूडेंट एडवाइजर हो गया, इवन वीसी, रेक्टर, कोई भी होगा, जब ये स्टूडेंट को मिलने से ही मना कर रहा है तो सारे स्टूडेंट अगर एक साथ यूनाइट हो जाए तो इनकी कुर्सी भी छिन जाएगी। ये चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। Right, please. Yeah. We'll just keep it short so that Okay, we I'll can, take 2 to 3 minutes. 2 to 3. So you asked two questions. पेशेंट वाली बात मैं उठाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें पता है। तो आपने 2 क्वेश्चन Yeah, we'll just let him speak. Yeah. आपने 2 क्वेश्चन पूछा था, एक यूपी में काबा और दूसरा उसके पहले पूछा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। Right, बिल्कुल। तो जो आपने बोला था कि यूपी में काबा, उसका एक काउंटर पार्ट आया था इंटरनेशनली जो 2 इंडियंस। यस। तो मैं इन 2 चीज़ों को कनेक्ट ऐसे करना चाहूँगा कि जब 2 इंडियंस आया था तो पीपल आर लाइक क्रिटिसाइजिंग हिम और नॉट एक्सेप्टिंग हिम। इवन गवर्नमेंट जो पार्टी बीजेपी से एफिलिएटेड कैबिनेट से जो नेता थे वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये ऐसे शो हो रहा है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये 2 चीज़ है। तो इसी से पता चल जा रहा है कि ये जो एक्सेप्टेंस की कमी आ रही है इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच में डिक्लाइन हो रहा है। People are intolerant in India. You want to say that? Intolerant is not a right word to use, I think. People are not intolerant in India. Yes. I would say yes. To some extent, to some extent, it is true. But acceptance कम हो गया है. Yes, we can say intolerance. Yes, we can say in. बोल दो, किससे डर रहे हो? No, डर नहीं रहे हैं. I am using मतलब appropriate Yeah, words. you try to be I'm diplomatic. searching. Okay. Yes. Maybe it's about freedom of speech. That is why I'm not saying it. That's the whole point of this discussion. You got me there. Yeah. So 2 इंडियंस को जिस तरह से लिया गया वही शो करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की में कैसे डिक्लाइन आया है। और बेसिकली कई सारे इंडेक्स हैं जो आ चुके हैं इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन से जो शो करते हैं इस बात को, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है और भी कई सारे इंडेक्स हैं। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू से। Right. वन थिंग आई वांट टू ऐड कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा हो चुका है। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली कि जो सर्वे सर्वा भैया कह रहे थे, बेसिकली कि सर्वे सर्वा वही हो चुके हैं। बाकी जो मिनिस्टर्स हैं या जो पोर्टफोलियोज हम लोग किसी को जानते ही नहीं है। सबके मुंह पे यही नाम है, मोदी मोदी सब कुछ। एक नाली भी गंदी है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी ने करवाया होगा। तो बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बहुत ख़राब चीज़ है कहीं ना कहीं। और दूसरा क्या है, जो फेडरलिज्म है कहीं ना कहीं, जो स्टेट और जो
एक यूनियन के बीच में जो रिलेशन होता है कहीं ना कहीं वो बहुत खराब हो चुका है। राइट। बेसिकली सेंटर कोई स्कीम लॉन्च करेगी तो स्टेट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका रवैया वैसा हो चुका है। इनको सारे डिसीजंस लेने हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, फिर अब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया इन्होंने, पूरी तरीके से खराब था वो चीज़, इकोनॉमी को बैकवर्ड ले गया कहीं ना कहीं। लेकिन इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इस चीज़ को। बेसिकली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कहीं ना, इनको पता है कि जितना हम ही को है पोलराइजेशन को करना है लास्ट में कहीं ना कहीं। तो मतलब जो मैसेज आप कह रही थी मोदी जी को यही देना है कि बेसिकली आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए कहीं ना कहीं, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड। लुक इनटू द कैमरा एंड से मोदी जी आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए बेसिकली, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के पहले द ग्रोथ ऑफ इंडिया वाज अराउंड 8 to 9%, and if that was the growth, then 5 trillion economy which government said could be possible. Yeah, it could be possible with that growth, but with this type of you're hiding the problems of nation basically, or you're hiding the economical problems. So that would not make a 5 trillion economy. Basically now the current data shows that the Indian economy is not even $3 trillion. So how will you make $5 trillion by hiding the problems basically? That is the point. We'll end up with ma'am. बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा पॉइंट जैसे सर ने कहा कि जब भी मोदी जी का या भी किसी भी मिनिस्टर का दौरा होता है तो इतना सुंदर सजा दिया जाता है कि वो रियलिटी छुप जाती है ना। मैं चाहती हूँ कि वो रियलिटी वो देखें, है ना। बेसिकली उस समय भी कौन सफ़र करता है, जो गरीब होते हैं, उनका ठेला हटा दिया जाता है ना। 1 दिन 2 दिन के लिए उनकी कमाई रुक जाती है। तो मैं चाहती हूँ जिसे देश सही करना है उसे ही देश का असलियत नहीं दिखाया जा रहा है। वेरी वेल सर। है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर मोदी जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाइए तो वो रियलिटी वहाँ की क्या है वो देखने की कोशिश करिए, है ना। ताकि हम चाहते हैं कि आपके आने के वक्त जो नक्शा बना दिया जाता है, मोस्टली बनारस का अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि ये नक्शा हमेशा के लिए ऐसा रहे, है ना। और ये तभी होगा जब आप रियलिटी देखेंगे जी, है ना। तो हम, मेरा यही कहना है मोदी जी से, ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रियलिटी देखने की कोशिश करें। Right, thank you so much everyone. Yeah, oh yeah, sure. We'll just keep it short. Yeah, keep it short. बेसिकली कि जो यूथ है इंडिया का बेसिकली काफी ज्यादा है, और जो इंडिया की पावर है बेसिकली कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में, इट इज ड्यू टू द यंगर जनरेशन बेसिकली, क्योंकि यंगर जनरेशन हम लोग की बहुत ज्यादा है। आई थिंक मोदी शुड डेफिनेटली वर्क, मोदी एंड योगी whoever it is should definitely work on the youth, because youth is very powerful. So don't suppress them basically, never. जोर से बोलो। Yeah, never suppress the youth, because youth is the power and will be the power basically. She has a point to say. Yeah, okay, we'll just this हमारा बजट थोड़ा लो है। अब थोड़ा सा हाँ, no problem. वो मतलब एक चीज और कहना था, कोई भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस वो बनाते हैं, है ना, बट फॉलो नहीं होता है। मेरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो किया जाए ताकि हमारा विश्वास भी उनके प्रति बढ़े, है ना। रूल्स तो बहुत लोग आके बनाते हैं, है ना, कोई फॉलो नहीं करता है, चाहे वो गर्ल्स की सेफ्टी को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो। इलेक्शंस आते हैं तो और सारे वादे होने लगते हैं बट वो फॉलो नहीं होते हैं। आप 2 ही बनाइए, लेकिन प्लीज़ उसको फॉलो अप करिए ताकि हमारा विश्वास आपकी तरफ जो है वो Thank you. Just one statement. Yes. मोदी जी, आई वुड से कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक नहीं बन सकती, लिटरली नहीं बन सकती। कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल इवन बिफोर कोविड। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 10% ग्रोथ के साथ भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। सो ये बार बार ना दोहराया जाए। सर, नहीं, अब ये बात जो होगी वो पॉलिटिकल नहीं है, ये टोटल हेल्थ सेक्टर, बीएचयू से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग जितने इधर बैठे हुए हैं सारे डॉक्टर्स हैं बीएचयू के, तो जो हमने देखा है, जो पेशेंट को हमने, चूँकि हम लोग पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, इवन यहाँ का या तो यहाँ फंड नहीं आ रहा है, अगर यहाँ फंड आ रहा है तो यहाँ जो भी हायर अथॉरिटी बैठी हुई है उस फंड को ये गवर्न कर रही है। Okay. क्योंकि किसी को बेड सीट की जरूरत होती है, बेड सीट गंदे पड़े हैं, बेड सीट नहीं मिल रही है। इवन मेरे सामने 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं रहा हूँ वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा कौन था कौन नहीं था वहाँ पे, फंड के पैसे हर साल आते हैं बेड सीट के, 600 बेड सीट के पैसे आते हैं, बेड सीट नहीं खरीदी जाती है। पेशेंट इंजेक्शन अपने पैसे का खरीद रहा है, नाम
नाम रखा गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब चलिए ठीक है, ये समझ में आता है, या 30 रुपए का स्लिप कटवा रहे हो, ओपीडी स्लिप। आप मेडिसिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। नाम है मेडिसिन का 70% डिस्काउंट, जाइए आप खरीदने के लिए 10% से ज़्यादा डिस्काउंट करे तो बताइएगा। वो भी जेनरिक दवाइयों पे 10% डिस्काउंट। आप बाहर मेडिकल स्टोर वाले क्या दे रहे हैं, वो अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने कमाने के लिए उन्होंने धंधा सेट कर रखा है, तो ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जो बीएचयू के अंदर गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिनें हैं, या फिर जो बीएचयू के अंदर लगभग डेली ओपीडी में 10 से 12 हज़ार पेशेंट बीएचयू के अंदर आते हैं दिखाने के लिए। डिफरेंट ओपीडीज में किसी में 1000 पेशेंट आते हैं दिखाने में, किसी में 500। ऑन एन एवरेज 10 to 12,000 स्टूडेंट कह रहे हैं पेशेंट डेली बीएचयू के ओपीडी में आते हैं दिखाने के लिए। लेकिन वो एक इंजेक्शन अगर पेशेंट को ज़रूरत होती है इमीडिएट इंजेक्शन लगाने के लिए, तो अभी तो कंडीशन ये है कि इमरजेंसी में भी इंजेक्शन पेशेंट से खरीदवाया जा रहा है। जो आपकी नॉर्मल कुछ समय पहले एंटीबायोटिक थी या फिर पीपीआई वगैरह जो भी हो गई ये दवा, जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो तुरंत वहाँ होता था। अब पेशेंट को लिखा जा रहा है कि आप जाइए मेडिकल स्टोर से लेके आइए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल कहा जाता है इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू, ऑल इंडिया में ये 3rd रैंक अपने आप में शो करता है। वन ऑफ द बेस्ट है एक तरीके से। और यहाँ पे ये कंडीशन है, लोग कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में जा रहे हैं इलाज कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि पेशेंट अगर यहाँ आया है ट्रीटमेंट कराने या बाहर जाए ट्रीटमेंट कराने, सिवाय कंसल्टेंसी फीस के वो कुछ यहाँ देता है। कंसल्टेंसी फीस ही बस यहाँ उसकी नहीं लगती है, उसके इन्वेस्टिगेशन में भी पैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें पैसे लगते हैं। अब ये लोग कहेंगे इतने पैसे कहाँ आ रहे हैं, तो फिर अब ये तो वही बात हो गई ना कि रोड टैक्स जो होता है, रोड टैक्स मतलब जब हम कोई व्हीकल्स खरीदते हैं उस पर भी टैक्स काटा जाता है, रोड टैक्स, और उसके बाद भी चलते हैं हम तो टोल टैक्स देते हैं। True. वो तो एक अलग इशू हो गया। True. यहाँ पे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोला ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके, या जो भी आ रहा है गरीब है, किसी भी तबके के लोग आते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। उनके ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी मेडिसिन नहीं है। राइट। उस प्राइमरी पेशेंट आया, उस जो भी थोड़ी सी मेडिसिन बची है वो भी मेडिसिन पेशेंट को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। इतना गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो फिर किस लिए इसको बनाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। Very well said. Thank you everyone for joining us and giving us your time, and all of them. I think one thing that I learned after this discussion is that youth needs to stay woke. You need to stay woke. You need to know what's happening in your country. You need to know what your rights are, and only then will you be able to speak. Because you know, it's a personal opinion, but when I travel to the northern part of India, which is Delhi, UP, anywhere, the students always have a political opinion. And when I go back to my hometown in Gujarat, we always have some business going in our heads. But whatever it is, I think when it comes to politics, students in North India are very woke. They have an opinion for everything under the sun when it comes to politics. And I think this is the best part about Uttar Pradesh, Delhi, or whatever these northern states, cities are. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you stay tuned to the Fact Flash on our Election Express to Uttar Pradesh 2022. Thank you.